दोस्तों स्टूडेंट्स क्या टीचर्स को भी मॉडल पेपर ने रुला दिया है। इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर ने हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर इतना टफ होगी और फाइनली आप लोगों का जो जैकबोर्ड ने मॉडल पेपर रिलीज किया है इकोनॉमिक्स का, इसमें आप लोगों का फुल एंड फाइनल जो है सीबीएसई बोर्ड पर डाल दिया है। अक्सर अगर हमारे क्लास इकोनॉमिक्स का करते होंगे तो आप लोगों को बताया होगा, हर एक क्लास में आप लोगों को बताते थे कि आपका सब्जेक्ट 5 है लेकिन 4 सब्जेक्ट में जितना समय दे रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा समय आपको इकोनॉमिक्स में देना है, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे आप लोगों का पैटर्न चेंज होगी आप लोगों का इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज के साथ साथ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन का लेवल भी बहुत चेंज होगी। फाइनली आपके सामने आज मैं लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट नंबर 1। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका छोटा भाई अभी भी आपके साथ खड़ा है और आज मैं आपके सामने एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और पूरा पैटर्न जो है ना बिल्कुल चेंज कर दिया है। जिस तरह से पहले पैटर्न होता था मॉडल पेपर का इकोनॉमिक्स का या फाइनल पेपर में एकदम 2 कॉपी, याद रखिएगा थोड़ा सा भी इसमें आप लोग का मतलब सिमिलर नहीं दिखेगी, सारा का सारा चेंज कर दिया है। तो चलिए आज की क्लास को आगाज करते हैं। क्लास देखने के बाद अगर दिल से अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करिएगा, खास करके इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर, क्योंकि मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स का बहुत ही टफ होने वाला है, एग्जाम भी बहुत टफ होगी। टेंशन नहीं लेना है, आपका छोटा भाई अभी भी खड़ा है। मैं आप जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा ऑब्जेक्टिव का या सब्जेक्टिव का, आप लोगों का इसी बेस पे आधारित होगी, बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है और थोड़ा सा क्लास को पैसेंस बनाकर देखिएगा, क्योंकि जो मैथ पूछा गया ना नंबरिकल क्वेश्चन वो भी थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो बेहतरीन तरीके से समझना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से 2 वस्तु की अधिकतम संभावना उत्पादन संयुग को दर्शाया जा सकता है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जिसमें इसका उत्तर होगा उत्पादन संभावना वक्र। बस याद रखना क्या हो जाएगी, उत्पादन संभावना वक्र, इन ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सारा क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन आप लोग कभी देखे होंगे? सीबीएसई बोर्ड में पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन छाप दिया गया था, आपको पढ़ना होगा बिल्कुल, ऐसा भी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगी इस बार। निम्न में से प्रश्न का संबंध मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के बनाना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक फॉर्म, एक उत्पादन के बारे में आपको बताना है। कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्पों का चयन करना है। अगर आपको पता नहीं है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तो फिर इसका आंसर आप जीवन में चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ब्रेन कहलाता है, आपको पढ़ना होगा इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। हाँ ये बात सही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है किसी भी बाजार, एक बाजार में हो किसी भी बाजार में हो, इसका कीमत का निर्धारण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। देश में संसाधनों का विनिर्माण कैसे होता है, ये करता है व्यष्टि नहीं, समष्टि अर्थशास्त्र करता है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का काम नहीं है। एक फॉर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है, ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का काम नहीं है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का काम है, याद रखिएगा। सॉरी ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का काम है। आगे देखते हैं, एक देश में वस्तु की कीमत क्यों बढ़ती जाती है, ये आप लोगों का याद रखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का काम नहीं है। इस तरह से हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत निर्धारण होता है, कैसे होता है, और एक देखने को मिल रहा है एक फॉर्म का कुल निर्गत स्तर क्या होते हैं। एक फॉर्म, एक बाजार, एक सेवा, समझ में आ रहा ना, देश, पूरी देश की सेवा, तो हमको उसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमेशा एक का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से देखने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना कि ये आंसर सही है तो ये भी आंसर सही है, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको देखना कि 1 और 3 कहाँ पे है, तो आपका डी नंबर में। तो इस तरह से आपको सही करना होगा। क्वेश्चन रोटेट होगा इस बार, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन 3, निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जाता है? आप सभी ने पढ़े होंगे यूटिलिटीज पढ़े होंगे आप लोग, और मैं खुद आप लोगों को पढ़ाया हूं, और ये आप लोगों को बीपी ब्लूप्रिंट के एग्जाम में भी पूछे गए थे, लेकिन आपको कहीं नजर आ रहा है कि यूटिलिटी कहाँ है? ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। यूटिलिटी का अंदर से पूछा गया क्वेश्चन, ये किसमें मापा जाता है? तो याद रखिएगा उसे हम लोग मापते हैं रुपया में। किसमें मापते हैं? रुपया, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है, किसी भी वस्तु की इलास्टिसिटी अगर डिमांड 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी, उस वस्तु का हमेशा मांग जो है लोचदार होगा। क्या होगी? लोचदार होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। और सब्जेक्टिव का पेपर भी आप लोग देखना चाहते हैं, अभी तो मैं आप लोगों का फुल्ली टर्म 1 का जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है इसका मैं बता रहा हूँ। अगर सब्जेक्टिव का भी पेपर देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं ऑब्जेक्टिव के बाद तुरंत में लेकर आऊंगा सब्जेक्टिव का पेपर, समझिएगा। एक उपभोक्ता का अधिमान 31
होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तु के निम्न बंडलों में किसका बंडल का उदासीन है। उदासीन का मतलब होता है सेम टू सेम। क्या होता है उदासीन का मतलब होता है एडिशन करने पर सेम टू सेम आना चाहिए। फिर से एक बार लाउडली, एक उपभोक्ता का अधिमान, ये क्वेश्चन 2000 याद रखिएगा 23 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। एक उपभोक्ता का अधिमान एकष्टित होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किन बंडलों का उदासीन होगा। ये बंडल दिया है, बंडल 1, बंडल 2, बंडल 3 और बंडल 4। तो आपको बताने कि उदासीन कहाँ है। उदासीन का मतलब सिमिलर, सेम होना चाहिए। देखिए 3 और 4 7 ये तो होगा, 6 7 13 ये नहीं होगा, 1 और 2 3 ये भी नहीं होगा, 5 और 2 7 ये भी बिल्कुल सही है। यानी बंडल ए और बंडल डी। तो इस तरह से देखा जाए तो बंडल ए और बंडल डी कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नोट डाउन करते रहिएगा ये सब क्वेश्चन। निम्न में से पूरक वस्तु का मान का एक उदाहरण है। पूरक वस्तु किसे कहते हैं, याद रखिएगा, जो वस्तु एक के बिना दूसरा वस्तु का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम लोग कलम लिए हैं तो इसमें स्याही का होना जरूरी है। अगर हम लोग जूता पहने तो मोजा का होना जरूरी है। अगर हम चाय बना रहे तो चीनी का होना जरूरी है। इस तरह से हमको इसको पूरक वस्तु कहते हैं। मतलब एक के बिना वो दूसरा चल नहीं सकता है, इसको हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं। तो देखिए चाय के बिना कॉफी हम लोग पी सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। कलम और स्याही, हाँ ये बिल्कुल पूरक वस्तु है। अगर हमारे पास कलम हो गया और कलम के अंदर स्याही नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। कलम और जूते बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कलम के जगह मान लेते हैं कि कलम और स्याही तो होगा नहीं। यहाँ पे मान के चलिए अगर जूता और मोजा होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं तो भी क्या है, रॉन्ग है। रसगुल्ला और गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं, रसगुल्ला अलग है, गुलाब जामुन अलग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत मेहनत के बाद ये क्लास लेकर आऊं। क्लास अच्छा लगे तो दिल से लाइक करना ना भूले। सामान्यतः एक औसत उत्पादन वक्र का आकार होता है। मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी क्वेश्चन पिछला ब्लूप्रिंट के एग्जाम पूछे गए थे। उल्टा यू आकार के जैसा होता है। कहां पे दिख रहा है आपको, उल्टा यू आकार के जैसा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दुगुना वृद्धि कर दी जाए, कितना गुना, 2 गुना वृद्धि, याद रखिएगा 2 गुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि होगी। कितना होगी, याद रखिएगा। एक बात, मेरा बात को ध्यान से समझिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में और एक बार पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको माइंड में पूरा धंस जाए। समझिए, पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन, जब भी स्थिर प्रतिफल का नियम आए और फलन में यदि साधनों की दुगुना वृद्धि हो रहा है तो उत्पादन में भी इतना ही वृद्धि होगा। कान खोल के सुन लीजिए, जितना वृद्धि होगा आप लोगों का, याद रखिएगा, साधनों में, उतना ही वृद्धि उत्पादन में भी वृद्धि होगा। इस तरह से देखा जाए तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। देखिए अगर आपके पेपर में ग्राफ इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या बताना है, समझिएगा। निम्नलिखित चित्र को OABC मतलब क्या है, एक आयताकार है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल आपको दर्शाना है कि क्या बताता है। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बताते हैं क्या, TFC। याद रखिए क्या, TFC हम लोग बोलते हैं। TFC से रिलेटेड फाइनल एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, मैथ्स से रिलेटेड, वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही तो हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था कूद के कि अत्यधिक होती है। इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देख रहे हैं ना विनोद, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से। वो एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्मों के संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी होनी चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता में आपसे पूछा है फर्म के संतुलन के लिए शर्त, किस शर्त का होना जरूरी है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बताएंगे सर, इसका मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था जब ब्लूप्रिंट का एग्जाम चल रही थी उस समय। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल, याद रखिएगा, कॉस्ट। याद रखना है क्या, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट। आपको दिख रहा होगा कहीं मार्जिनल रेवेन्यू बटा मार्जिनल कॉस्ट, और एमआर, याद रखिएगा, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमेशा को नीचे से काटती है। क्या हो जाएगी, नीचे से काटती हुई नजर आएगी। तो कहां पे दिख रहा है, ऊपर से तो होगा नहीं। वक्र, ये भी तो सही नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, एमआर इक्वल टू एमसी, तथा एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि पर उसकी कीमत की मात्रा में 15% की वृद्धि, तो वस्तुओं की पूर्ति होगी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। क्या पूछा गया कि वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि और वस्तु की पूर्ति में 15% की वृद्धि होती है, तो ऐसे वस्तु की पूर्ति होगी। क्या होगी ऐसे वस्तु की पूर्ति, तो बताएंगे सर लोचदार होगी, इलास्टिसिटी होगी। क्या होगी, इलास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए। मैं फिर भी कह रहा हूं अभी भी 30 दिन आपके पास समय है।
आप जो सब्जेक्ट का समय ज्यादा दे रहे हैं थोड़ा सा समय निकालकर इकोनॉमिक्स में दीजिए, नहीं तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है ना क्रॉस करता है इसी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में ही। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को कारण के संबंध में बताएं। आपका पहला स्टेटमेंट है कथन और एक है कारण, आपको बताना है कथन और कारण के बारे में, ठीक है, समझिएगा। कथन और कारण के बारे में आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है, ये आप लोगों का स्टेटमेंट है। और आपके साथ है कारण, रीजन, किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा दोनों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ए और आर यानी कथन और आपका कारक दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। संतुलन कीमत पर प्रभाव क्या पड़ेगी, संतुलन कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। याद रखिए किसी वस्तु की मांग में कभी भी वृद्धि होगी ना तो संतुलन कीमत में भी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन, बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है। ये भी क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था और आप लोगों का बीपी में भी पूछा गया था, ब्लूप्रिंट के एग्जाम में। याद रखिएगा डिमांड अधिक होगी सप्लाई से, क्या होगी, डिमांड, मांग अधिक होगी पूर्ति से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूंजीवादी के बारे में बताना है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होना, उत्पादन के साधनों में निजी स्वामित्व होना, किसके बारे में, पूंजीवादी। ये जो है आप लोगों का क्या है, पूंजीवादी के लिए कथन का सत्य होने के लिए यहाँ पे बताया गया है, जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो बताएंगे सर उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक देश में कुल, ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों का बिल्कुल याद रखिएगा, फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। दर, क्या याद रखना, दर बराबर बेरोजगार, बटा श्रम, याद रखना श्रम की संख्या, श्रम की संख्या या श्रम की दर, कुछ भी लिख सकते हैं, श्रम की दर इंटू 100 होता है। इसका फॉर्मूला याद रखें, एक बार लिख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिल वाली बात है, याद रखिएगा, दिल की बात है, धीरे से बता रहे हैं। दर बराबर बेरोजगारों की संख्या बट्टा श्रम दर इंटू 100। मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संकलन है, कितने, 2 लाख, मतलब 2 लाख लेबर होगी आपके पास, कितने लाख, 2 लाख आपके पास लेबर होगी, याद रखना है, कितना लाख, 2 लाख आपके पास लेबर होगी। और आपसे पूछा गया है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है। 10,000 व्यक्ति जो है, 10,000 व्यक्ति जो है कार्य करने के इच्छुक में है, कितना व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक में है। और इसके बाद लेकिन उनके काम नहीं मिल पा रहा है, करना तो चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी। तो याद रखना है बेरोजगारी की दर इक्वल टू फॉर्मूला इंटू 100 होगी। मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला में बताया हूं आप लोगों को, एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये 0 से ये 0 3 4, 1 2 3 4, 1 से काटेंगे तो 1, फिर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगी, 5, कितना हो जाएगा, 5%। तो आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा है 5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर होगा। एक बार फॉर्मूला आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, और बहुत बार पूछे जाने वाला है, सीबीएसई पैटर्न का क्वेश्चन है। दर इक्वल टू बेरोजगारी बटा श्रम दर इंटू 100 इसका फॉर्मूला है। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 5% आएगा। अर्थशास्त्र की परिभाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है। निवेश शब्द से क्या अभिप्राय होगी, पूंजी वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्र मॉडल पर में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो बताएंगे सर परिवर्तन से फॉर्म की ओर, याद रखिएगा परिवार से फॉर्म की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन, जो हम लोग देखिए ना 60 साल के बाद देखिएगा हमारे दादाजी दादी को पेंशन मिलता होगा ना प्रति 1,000 रुपया। वृद्धा पेंशन की राशि में से किस समुच्चय का भाग है। तो जीएनपी का तो भाग होगा नहीं, जीडीपी का भी भाग होगा नहीं, नेशनल इनकम का भाग होगा नहीं, लेकिन पर्सनल इनकम है, क्या है, व्यक्तिगत आय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है। विनिमय का सर्वमान्य माध्यम क्या है, मुद्रा है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुद्रा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा मुद्रा की नकदी मांग में कमी आती है, मुद्रा के नकदी मांग में क्या आ जाती है, धीरे धीरे कमी आ जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है
कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करिए। आपके सामने फिर से 3 स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो बैंक दर में कमी, ये तो बिल्कुल सही है। प्रतिभूतियों की बिक्री, ये बिल्कुल गलत है। कोष अनुपात में कमी, ये भी सही है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे है कि निम्नलिखित में से कर का मतलब होता है क्या? सर टैक्स। क्या होता है कर का मतलब? टैक्स। याद रख, टैक्स के कागजी कर कहा जाता है। मतलब किस टैक्स को कागजी टैक्स जो है पेपर टैक्स कहा जाता है। तो पेपर टैक्स हम लोग सिंपल से भाषा में संपत्ति, जो हमारे पास करोड़ों रुपया जो पैसा होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पेपर टैक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। एक डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट आपसे पूछ, एक डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो आपसे डायरेक्ट टैक्स पूछा गया है तो याद रखिएगा निगम कर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निगम करें। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। इसके बाद कौन सा मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, एक बार जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तन रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान, मैंने आप लोगों को बताया था, एक याद रखिएगा के इक्वल टू एक फॉर्मूला बनाया था 1/1 माइनस एम पी सी। एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक बार बताया था कि के इक्वल टू 1/m/p/s। 2 फॉर्मूला मैंने बताया था और ये भी बताया था कि दोनों फॉर्मूला को आंखें बंद करके रट्टा लगा लेना है। तो यहाँ पे आपसे यही चीज पूछा गया है, यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान हमेशा क्या होगी? तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। समग्र मांग का एक घटक नहीं है व्युत्पत्ति परिसंपत्तियों का व्यय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्तता निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? याद रखिए गुणक कहलाता है। क्या है? गुणक। जो मैंने अभी बताया के इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी 1/1/m/p/s। जो 2 फॉर्मूला बताए ना, दोनों को एकदम कंठस्थ कर लेना है क्योंकि फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी। विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर आपसे यहाँ पे पूछेंगे क्या है? तो देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, विदेशी विनिमय दर, इसे हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। ये क्वेश्चन जियोग्राफी में भी मॉडल पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 30 जो आप लोगों का मॉडल पेपर में क्वेश्चन आई थी वो ऑब्जेक्टिव का सारा चीज बता दिया। अगर सब्जेक्टिव चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करना ना भूलिएगा और टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को मैं जस्ट आप लोगों को मॉडल सेट 2 भी लेकर आने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नया वीडियो में।